नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि देखा जा रहा है, बिहार में इस वक्त हालात गरमाए हुए हैं। चुनाव का समय चल रहा है, महागठबंधन हो या एनडीए, सभी में सरगर्मियां तेज हैं, चर्चाएं गरमाई हुई हैं और एनडीए भले ही वहां पर सीट बंटवारा हो चुका है, उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, लेकिन फिर भी हालात सामान्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब सभी एनडीए के जो घटक दल हैं, सभी सहयोगियों ने अब नीतीश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में अभी तक किसी चीज की घोषणा नहीं हुई है और इसके चलते एनडीए को पूरा मौका मिल गया है महागठबंधन को घेरने का। दिलीप जायसवाल से लेकर तमाम नेता महागठबंधन पर हमलावर हो गए हैं और इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि अभी तक महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। और अब खबर यह भी आ रही है कि अंदर खाने चर्चाएं गरमाई हुई हैं और कई जगह पर ऐसी भी खबरें हैं कि महागठबंधन के अंदर हालात सामान्य नहीं है। लेकिन फिलहाल बात हम पहले नीतीश कुमार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है एनडीए के सहयोगियों के अंदर, एनडीए के सहयोगी की तरफ से ही, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर लगातार देखा जा रहा था नीतीश कुमार ने जो समीकरण बनाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो दोनों उम्मीदवारों की जो सूची का ऐलान किया, पहली और दूसरी, दोनों में उन्होंने अपने ही सहयोगियों के समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की। चाहे वो बीजेपी का सवर्ण वोट हो, उसमें उन्होंने सेंधमारी की कोशिश की, चिराग पासवान का जो कोर वोटर है उसमें सेंधमारी की कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा के कोर वोटर में सेंधमारी की कोशिश की। तो इसके बाद से नीतीश कुमार के खिलाफ अब सहयोगी ही इकट्ठे हो गए हैं। यानी एनडीए की स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि एनडीए आपस में ही लड़मड़ रहा है। वहां महागठबंधन में शांति है, लेकिन अभी विचार चल रहा है। लेकिन वहां जिस तरह से अब समय बिल्कुल नजदीक है, नजदीक क्या, एक तरह से पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि अब नामांकन वापसी का समय नजदीक आ चुका है और अभी तक महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिस पर एनडीए हमलावर है। अब एक तरह से चुटकी ली जा रही है, एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं और यह मैसेज जनता के बीच बहुत गलत जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी, क्योंकि नीतीश कुमार अभी सीएम है और सीएम फेस को लेकर जिस तरह से अमित शाह का एक बयान आया है, उसने सियासत को गरमा दिया है। चर्चा जोरों से चल रही है कि भले ही नीतीश कुमार को तवज्जो दी गई है, भले ही बीजेपी ने आखिरी समय पर उन्हें वो सम्मान देने की कोशिश की है, उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी सीएम फेस को लेकर बीजेपी झोल कर सकती है और महाराष्ट्र मॉडल को लागू करने की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने अभी भी सीएम फेस को लेकर कोई घोषणा नहीं की। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेडीयू के जो अपने नेता हैं वो भी नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, इन लोगों की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है जिसपे वो समर्थन करते दिखाई दे रहे हो जेडीयू का, वही नीतीश कुमार का। और इस पर तेजस्वी यादव ने भी चुटकी ली है कि उनके अपने ही लोग जेडीयू को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यानी जिस तरह से ललन सिंह के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि किस तरह से उन्होंने अमित शाह के बयान का समर्थन किया और ये कहा कि उनके बयान को तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जबकि उन्होंने सही बात तो कही है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि जो आशंका थी, या कह सकते हैं कि जो आरोप आरजेडी की तरफ से शुरुआत से लगाए जा रहे थे बीजेपी को लेकर कि वो जेडीयू को खत्म करना चाह रही है। और आपको याद होगा संजय राउत ने कई महीने पहले महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी उन सांसदों पर दाव लगा रही है, उन सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है जो जेडीयू के हैं। यानी उन सांसदों को लाते ही जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार को अलग कर दिया जाएगा। 10 सांसदों का उन्होंने दावा किया था कि 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो अब जब जेडीयू के ललन सिंह का ये बयान आया, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं संजय राउत के उस बयान पर, उस दावे पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए, उस पर दावे पे संजय राउत के मोहर लगती भी दिखाई पड़ रही है। और अगर देखा जाए अंशिता, तो जेडीयू के अंदर भी जो आवाजें उठ रही हैं वो सीधे सीधे ललन सिंह के खिलाफ उठ रही हैं, संजय झा के खिलाफ उठ रही हैं और विजय मंडल इनके खिलाफ उठ रही हैं। और जेडीयू का कार्यकर्ता ये आरोप
लगाता हुआ पाया जा रहा है कि किस तरीके से पार्टी को बेच खाया गया है। हम लोग ललन सिंह की बात भी सुन लेंगे कि ललन सिंह ने किस तरीके से, कल भी हमने सुनवाया था, आज फिर उसको सुनवा देंगे, और कि किस तरीके से ये स्पष्टीकरण उन्होंने देने का किया कि साहब वो तो ऐसा ही होता रहता है, अमित शाह के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुझे लगता है कि पहले अगर हम लोग ललन सिंह को सुन लेंगे तो उसके बाद इस पर चर्चा करना ज्यादा बेहतर रहेगा कि ललन सिंह क्या कह रहे हैं और इसके मायने क्या हैं। अंशिता जी बिल्कुल, हम ललन सिंह को सुनना चाहेंगे जो उन्होंने कल बयान दिया था। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने इस पर जो चुटकी ली उसने मामले को और गर्मा दिया और नीतीश कुमार का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया। पहले सुनिए ललन सिंह को। इंडिया अलायंस ने सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है सर। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये सब विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे, तो वो दुष्प्रचार करते रहे। तो अभी ललन सिंह को हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि किस तरह से ललन सिंह, जिन्हें जो कि जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू की वजह से वो केंद्रीय मंत्री भी बने हुए हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का समर्थन रहा होगा तभी उनका नाम भी आगे गया होगा। लेकिन ललन सिंह आज ये कह रहे हैं कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सीएम फेस को लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि ऐलान कीजिए, लेकिन अमित शाह ने बिल्कुल वही बयान दिया है जो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान पर दिया था। या अब यहां सवाल ये भी उठता है अमलेंदु जी कि जब यूपी का चुनाव हुआ तब ये बात क्यों नहीं कही गई थी? तब क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम पहले से ही ऐलान कर दिया गया था? या चलिए यूपी की बात छोड़ते हैं, 2020 के ही बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तब कैसे नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया गया था? क्या 5 साल में रणनीति बदल गई है बीजेपी के अंदर सीएम को चयन करने की? बिल्कुल अंशिता, आपने सही बात कही कि पिछला चुनाव जो लगा था उसमें साफ तौर पर ऐलान किया गया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ऐलान किया गया था और बनाया गया, उससे पहले भी ऐलान किया गया। हमेशा आप नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके नेतृत्व में तो चुनाव नहीं। छोड़िए, आप बात की जा रही है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, नेतृत्व में चुनाव नहीं, ये कहिए कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उस चेहरे पर चुनाव। आप नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये है। और अमित शाह का जिस वक्तव्य का जिक्र हो रहा है अंशिता, उस कार्यक्रम में, एक दूसरे चैनल के कार्यक्रम पे वो थे और उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने पहले भी जो है हमारे पास विधायक ज़्यादा थे, हमने तब भी नीतीश कुमार को बनाया, अभी भी हमारे विधायक ज़्यादा हैं, हमने बनाया और हमने कह दिया कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लेंगे। यही बात आपने महाराष्ट्र में भी की थी। आपने कहा था कि एकनाथ शिंदे के पास विधायक कम है, बीजेपी के पास ज्यादा हैं, हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यही बात अमित शाह ने कही थी महाराष्ट्र चुनाव में, और जब परिणाम आए तो आपने एकनाथ शिंदे को उठाकर एक तरफ फेंक दिया और दूसरी तरफ आपने बना दिया अपना मुख्यमंत्री। और इसीलिए हम लोगों ने वो दिखाया था, संजय राउत का बयान जो था, जो ट्वीट था, वो हम लोगों ने दिखाया था कि केसी त्यागी ने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है,
इस पर चुटकी ली थी संजय राउत ने। तो ये बात फिर कहाँ से आ रही है कि नीतीश कुमार के लोगों को ये क्यों कहना पड़ रहा है? नीतीश कुमार के लोगों जो हम कह रहे हैं तो साफ तौर पे वो लोग जो नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के समय से हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं, वो सब जो हैं वो क्यों ये बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। यही बात ललन सिंह क्यों नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, या यही बात संजय झा क्यों नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जो है वो एकनाथ शिंदे नहीं है। ये कहने में इनको डर क्यों लग रहा है? ये क्यों नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? हालांकि घोषणा होने से पहले, सीटों के बंटवारा घोषणा होने से पहले संजय झा तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन उसके बाद से उनके मुख से भी नहीं निकल रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये इसका मतलब कि अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा एनडीए में घपला हो चुका है और नीतीश कुमार इस बात को भांप गए हैं और नीतीश कुमार के कुछ लोगों को लगता है अमित शाह ने तोड़ लिया है, ये समझा जा रहा है। अब ठीक है, आपने तोड़ा होगा, किसी को किया होगा, वो किया होगा, लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब जो इसमें नया डेवलपमेंट है अंशिता, वो नया डेवलपमेंट ये है कि अमित शाह के समर्थन में चिराग पासवान भी अब खुलकर आ गए हैं और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि ठीक कहा है अमित शाह जी ने। और अब ये तो विधायक दल का बाद में फैसला होगा, विधायक दल ही तय करेंगे। चिराग पासवान को भी हम लोग सुन लेंगे क्या कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पे क्या कहा ललन सिंह के पे, वो भी सुनना मुझे लगता है जरूरी है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान ने क्या कहा इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने किस तरह से इस पूरे मामले पर चुटकी ली है, क्योंकि एनडीए जब महागठबंधन पर चुटकी ले रहा है तो तेजस्वी यादव ने इस मामले को और तूल दिया है। किस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक अमित शाह सफाई नहीं दे रहे हैं, या किस तरह नीतीश कुमार के खिलाफ एक रणनीति, एक साजिश की जा रही है और ये साजिश उनके अपने लोग ही करवा रहे हैं। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, पहले सुनिए। की सरकार एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में है और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है। लोग मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार में, अब बिहार की जनता हर किस नहीं देखेगी। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम किया। तेजस्वी यादव को भी हमने सुना और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है अमलेंदु जी कि अब जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। और ये बात वो हालांकि बहुत पिछले दिनों से लगातार कह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है, दिल्ली में बैठे लोग नीतीश को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर ललन सिंह का नाम लिया है, संजय झा का नाम लिया है और बता दिया है कि किस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के अंदर सेंधमारी कर ली है। और इसी सेंधमारी का जिक्र किया था संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद। यानी एक तरह से विपक्ष बहुत दिन से नीतीश कुमार को आगाह कर रहा था कि आप संभल जाइए। लगातार तेजस्वी यादव अपने बयानों में कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी बड़ा खेल करेगी और आज विपक्ष के उन तमाम दावों पर मोहर लग गई है जब ललन सिंह ने किनारा कर लिया इस पूरे मामले से और संजय झा पूरी तरह चुप्पी साध कर बैठ गए। हाँ, संजय झा एकदम खामोश हो गए हैं। ललन सिंह खुलकर कह रहे हैं कि अमित शाह ने सही कहा है और सफाई दे रहे हैं कि अमित शाह का जो है एक तरीके से वो वक्तव्य जो तोड़ मोड़ को पेश किया जा रहा है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद अमित शाह ने एक जनसभा भी की और उसमें भी उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो हैं वो उनके वो मतलब नेता हैं एनडीए के। तो भाई नीतीश कुमार है तो नरेंद्र मोदी का नाम लेने की आवश्यकता क्या है? क्या नरेंद्र मोदी आकर मुख्यमंत्री बनेंगे? तो क्यों नाम लिया जा रहा है मोदी का साथ में? तो ये साफ तौर पर कहना चाहिए था कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं उस कार्यक्रम में जिसमें थे, टीवी कार्यक्रम में, कि भाई मैं कैसे कह दूं, गठबंधन तय करेगा, मैं कैसे कह दूं? अरे भाई, तो आप नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? कहा तो यही जा रहा है। नीतीश कुमार की जिद क्या है? नीतीश कुमार की जिद तो यही है कि बीजेपी घोषित करे कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो आप कह दीजिए बाकी दल बैठ के तय करेंगे, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन देगी। अगर आपका समर्थन जो है औरों को, मतलब औरों का आप नहीं ले सकते, तो आप ये तो कह सकते हैं कि बीजेपी समर्थन देगी। तो ये भी आप नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत कुछ गड़बड़ नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कर चुकी है, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है।
जी बिल्कुल। और अब किस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खुल गया है एनडीए के अंदर, इस पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। अभी हमने ललन सिंह को सुना और उसके बाद अब चिराग पासवान को सुनना है कि चिराग पासवान ने किस तरह से मौके पर चौका एक तरह मारा है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, शुरुआत से हैं। और उनका जिस तरह का रवैया था उससे ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही उन्हें प्लांट किया है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। और अब जब जेडीयू ने या नीतीश कुमार ने चिराग पर हावी होने की कोशिश की, उनसे 5 सीटें जिस तरह से छीन ली हैं, कहा यही जाएगा कि छीन ली है, उस पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उसको देखकर चिराग पासवान ने अब मौके पर चौका मारते हुए अमित शाह का समर्थन कर दिया है। क्या कुछ बोले हैं चिराग पासवान, सुनिए। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है, एंड दिस इज हाउ सीएम का जो चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे, इसमें कौन सी नई बात है? तो अभी चिराग पासवान को हम सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती इस मामले को सिर्फ खींचा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी वजह भी तो है अमलेंदु जी। सवाल यूं ही तो नहीं उठ रहे हैं, ना अमित शाह ने इस तरह का कोई बयान दिया होता, ना उस पर सवाल उठते, ना अमित शाह को मनाने के लिए नीतीश कुमार को उनके घर जाना पड़ता। और इस अंशिता सवाल यही चिराग पासवान से भी पूछा जा सकता है कि आप क्यों नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, पहले कह रहे थे, पहले आप कह रहे थे, अब क्यों नहीं कह रहे हैं? भाई सीटों का बंटवारा होने से पहले तक तो आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कहिए ना नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने नहीं कहा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान कहें नहीं कह रहे हैं, ये भी बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि एनडीए में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति अंदर ही अंदर बन गई है नीतीश कुमार को लेकर। और नीतीश कुमार के खिलाफ अगर देखा जाए तो एनडीए में एक मोर्चा बन गया है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, देखा जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये समझा जा सकता है। उनके साथ में चिराग पासवान, ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी, ये समझे जा सकते हैं, चूंकि तेजस्वी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं इनका नाम लेकर 3 नेताओं का। तो और इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, ना ललन सिंह ने इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया, ना संजय झा ने कोई स्पष्टीकरण दिया, ना विजय चौधरी ने कोई स्पष्टीकरण दिया कि हम बीजेपी से नहीं मिले हैं या हम नीतीश कुमार को ही बनवाएंगे मुख्यमंत्री। इस तरीके का कोई भी इन तीनों की तरफ से वक्तव्य नहीं आया है। तो इसलिए इस पर यकीन क्यों ना किया जाए कि तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है। जी बिल्कुल, बिल्कुल बड़ी बात कही है आपने अमलेंदु जी कि किस तरह से अमित शाह का बयान आता है, अमित शाह के बयान से सियासत गर्माती है, उसके बाद नीतीश कुमार नाराजगी दिखाते हैं, नीतीश कुमार से मिलने अमित शाह को जाना पड़ता है, जिसकी तस्वीर और जिसका वीडियो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ये बताया गया है कि सब कुछ ठीक है। वहीं नीतीश कुमार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अमित शाह को हमने झुका लिया या बीजेपी को हमने झुका लिया है। ये मैसेज क्यों देना पड़ रहा है, जबकि अभी तक अंदर खानी चर्चाएं चलती रही। इससे पहले भी नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने गए हैं, कभी इस तरह का वीडियो जारी नहीं किया गया। अभी पिछले ही महीने जब सितंबर में अमित शाह आए थे तब नीतीश कुमार मिलने उनसे होटल के कमरे में गए थे, लेकिन तब इस तरह का कोई वीडियो नहीं आया था। तो इस बार ये वीडियो क्यों जारी करना पड़ा, क्यों ये दिखाना पड़ा कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुलकर नाम ले रहे हैं, लेकिन ललन सिंह की तरफ से उस पर कोई पलटवार नहीं किया गया है। जबकि एनडीए के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, जेडीयू के नेता हो, वो पलटवार करने में देरी नहीं लगाते, अक्सर ये देखा गया है। तो इस बार ये शांति, ये चुप्पी क्या तेजस्वी यादव ने जो इतना बड़ा दावा किया उस पर मोहर के तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए? साफ दिख रहा है कि एनडीए के अंदर अभी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है और नीतीश कुमार के खिलाफ जो तैयारियां चल रही हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। यानी विपक्ष या तेजस्वी यादव जो शुरुआत से कह रहे थे, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी खुला ऑफर दिया ही था, खुलकर नहीं बोले थे लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने कहा था कि अभी भी वक्त है। लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार ने उसको नहीं समझा और उन्हें लगा कि शायद बीजेपी पर वो उसी तरह बड़े भाई की भूमिका में रह पाएंगे जैसे वो पिछले चुनावों में रहे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया और पूरा गठबंधन अब नीतीश के खिलाफ ही यहां पर दिखाई दे रहा है।
हाँ बिल्कुल, पूरा गठबंधन नीतीश के खिलाफ ही दिखाई पड़ रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो एनडीए जो है वो महागठबंधन के खिलाफ चुनाव न लड़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और नीतीश को डाउन करने की कोशिशें एनडीए की तरफ से लगातार दिखाई पड़ रही हैं, खासतौर से बीजेपी की तरफ से दिखाई पड़ रही हैं। तो बहरहाल अभी उनका अंदरूनी मसला है, कौन किसके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, इसके आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी उनके प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने अमित शाह जो चूंकि इस समय बिहार में हैं, तो उन्होंने जो है वो इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं अमित शाह के दौरे को लेकर, और बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं बड़े दल के तौर पर भी। तो ये विशेष राज्य का दर्जा जो है इस सब को लेकर ये सब बात की है। तो हम लोग सुन सकते हैं कि किस तरीके से मृत्युंजय तिवारी जो है वो सवाल उठा रहे हैं अमित शाह के ऊपर। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं मृत्युंजय तिवारी को क्या कुछ कहा है उन्होंने। चली जाती थी, चुनाव जो है वो 6 फेज में होता था क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी उसको। कई मतलब कि लोग डरे सहमे रहते थे जंगल राज में। उस जंगल राज से एनडीए और नीतीश ने छुटकारा दिलाया है बिहार को, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब चुनाव आता है तभी बिहार याद करते हैं और बिहार आते हैं। और जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, तो जितने लोगों ने वोट किया आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी को, वो सबको गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं। ये महाराक्षस राज चलाने वाले जंगल राज पर क्या प्रवचन देंगे? मच्छर भी काट रहा है तो इनको याद आता है, लेकिन 20 वर्षों से इन शासन में हैं, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए न क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बताइए न क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला, बताइए क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, बताइए कि अपराधियों भ्रष्टाचारियों बोलबाला क्यों है, बताइए कि हर बांध टूटता है भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबता है तो चूहा पर दोष क्यों दिया जाता है, थाने में शराब गायब हो जाता है तो चूहे पर दोष क्यों दिया जाता है, अस्पतालों से मरीज का आंख लेकर गायब हो जाता है आंख तो चूहे पर दोष क्यों? यहाँ विकास चूहा का हुआ है। ये सरकार में कई चूहे हैं जो बांध कुतर रहे, आंख लेकर भाग रहे, शराब पी रहे। अब ये सब जनता नहीं सुनेगी। अब बिहार है तैयार, अब जुमलेबाजी की बौछार, भ्रष्टाचार अपराधियों की बहार वाली सरकार नहीं करेगा बिहार स्वीकार। अब बिहार करेगी नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार को स्वीकार। अभी हम मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे, उन्होंने अमित शाह के इस दौरे पर सवाल उठाए और एक बार फिर भ्रष्टाचार, जंगल राज के जो अहम मुद्दे हैं, जो विकास का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, उस पर एक बार फिर जनता का ध्यान ले जाने की कोशिश की है, क्योंकि जमीनी तौर पर जनता इन सारे मुद्दों से जूझ रही है। जंगल राज की वजह से बिहार में कितनी दिक्कतें हैं, या रोजगार नहीं है, युवाओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पेपर लीक के मामले, तमाम मामले। और पिछले दिनों हमने कितने प्रदर्शन देखे अमलेंदु जी, जिस तरह से युवाओं को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा और उनके खिलाफ क्या रवैया रहा पुलिस प्रशासन का, वो भी हमने देखा। इस पर भी हमने लगातार चर्चा की। लेकिन इन सब के बीच में महागठबंधन के अंदर जो चल रहा है उस पर चर्चा भी करना जरूरी है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि पहले चरण के लिए जो नामांकन होना था उसके अब नाम वापसी की तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन किसी भी तरह तक अभी तक महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, जो गंभीर चर्चा का विषय है कि आखिर इतनी देरी क्यों। और बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से लिस्टें आ गई हैं, जैसे हमने बात की, कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद सीपीआई-एमएल की तरफ से भी एक 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। तो क्या इनमें कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है कि किस तरह से आज जो कांग्रेस के लोग हैं उनके सामने क्या सीपीआई-एमएल ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, क्या इस तरह से क्या सेम सीट्स पर उम्मीदवार उतारे गए हैं? ये सारी चर्चाएं अभी उठ रही हैं और इस पर आखिर मोहर कब लगेगी, कब ये सामंजस्य होगा, ये सवाल सबके जहन में है। हाँ, हालांकि सीपीआई-एमएल ने अपना एक प्रत्याशी मटिहानी से वापस ले लिया, चूंकि वहां कांग्रेस ने घोषित कर दिया था अपना प्रत्याशी, और यही कह के वापस लिया कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपना प्रत्याशी वापस ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, उन लोगों के लिए खबर है जो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई है, लेकिन यहाँ तो सामंजस्य दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो सामंजस्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच ज्यादा दिखाई पड़ रही है अंशिता, और खींचतान जो दिखाई दे रही है। और आरोप भी लग रहे हैं कि आरजेडी के कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस के अंदर जो बैठे होते हैं वो ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, और सीधे सीधे जो एक तरह से इशारा जो किया जा रहा है वो एक
राज्यसभा के सदस्य हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजेश राम, उन्होंने 12 घंटे पहले कल रात में 11:14 पर एक ट्वीट किया। वो ट्वीट हम लोग दिखवाना चाहेंगे और वो ट्वीट क्या है आप बता सकती हैं, फिर उस पर चर्चा कर देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, राजेश राम ने लिखा कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। बिल्कुल, ट्वीट तो मैंने बता दिया है अमलेंदु जी, लेकिन वापस आपके पास आना चाहूंगी कि आखिर इस ट्वीट के मायने क्या है, क्यों ये ट्वीट अचानक से किया गया उस बीच जब सीटों पर चर्चा चल रही है महागठबंधन के अंदर। हाँ अंशिता, अब यही है, चूंकि ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं और बहुत से आरोप जो है वो आरोपों तक ही होते हैं, उनके पीछे कोई सत्यता नहीं होती है, लेकिन जो आरोप हैं और हवा में बातें तैर रही हैं वो भी समझा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि इस बार अखिलेश प्रसाद सिंह की टिकट बंटवारे में नहीं चल पाई, ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खूब चर्चाएं चल रही हैं और इसलिए अब राजेश राम के खिलाफ और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिशें की गई। और जिस तरीके से एक कार्यक्रम में, टीवी के कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा कर दी अखिलेश प्रसाद ने कि कोई विकल्प नहीं है तेजस्वी के अलावा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे कि जब अभी गठबंधन ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि कोई विकल्प है कि कोई विकल्प नहीं है। तो इसको लेकर भी सवाल उठे। हालांकि ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि तेजस्वी बड़े नेता हैं और कांग्रेस ने भी ये नहीं कहा है कि तेजस्वी को हम नहीं बनाएंगे, इस तरह की कोई बात भी नहीं हुई है। लेकिन जब गठबंधन ने एक चेहरा घोषित नहीं किया है तो अभी आपको, और आप दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य भी हूँ, CWC का मेंबर भी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप CWC के मेंबर हैं तो क्या आप कांग्रेस के आधिकारिक उस पर इस बात को कह रहे हैं? तो ये कहना चाहिए था। तो ये अंदरूनी चीज़ें जो है ये भी सामने निकल कर आ रही। तो एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं महागठबंधन के बीच भी चीज़ें कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जिस तरीके से वो एक सांसद हैं मनोज झा RJD के, उन्होंने रहीम का दोहा लिख दिया। रहीम के दोहे पे जो है फिर वो लिख दिया इमरान प्रतापगढ़ी ने कि अभी भी आँख बुझाई जा सकती है और आँख में पानी भरकर लाया जा सकता है, जाने क्या क्या। अरे भाई राजनेता हो यार, सियासत करो, ये क्या शेर व शायरी कर रहे हो? मतलब दोनों के लिए बात है ये, मनोज झा के लिए भी और इमरान प्रतापगढ़ी के लिए भी होंगे आप भाई अपने शायर अपने लिए तो, लेकिन राजनीति जो है वो मुशायरे का मंच नहीं है, ये समझना चाहिए। तो आप मुशायरेबाजी कर रहे हैं और पब्लिकली कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई संघर्ष है भी, कोई अंदरूनी चीजें भी हैं तो आपका नेतृत्व तो बैठ के तय करेगा ना। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आपस में बात करेंगे। तो ये जो खरपतवार जो है ये सब जो बातें करने लगती हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों दलों को अपनी ये खरपतवार जो पैदा हो गई हैं इनको भी रोकने की आवश्यकता है। अब एक प्रवक्ता है वो लिख रही है कि वो पहले राजनीति में भी मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में भी राजनीति है। अरे क्या आवश्यकता है इन सब चीज़ों की? आपके नेता कम है क्या बात करने के लिए, या फिर आप ही लोग तय कर लीजिए, नेताओं को छोड़ दीजिए, फिर आप ही तय कर लेंगे सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को अपने इन कार्यकर्ताओं को, खरपतवारों को समझाना चाहिए कि ये काम आपका नहीं है। आपका काम जो पॉलिसी तय होती है उसको आगे बढ़ाना है, ये काम हमें तय करना है, हम तय कर लेंगे। तो ये बात हर दल के लिए। और ये देखिए इसमें NDA में अभी दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार के नाम पे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया अपना सीटों का बंटवारा, तो अब ये तो वो कह रहे हैं दावा करने के सामने तो कर लिया अपने और महागठबंधन में नहीं हो रहा, इस बात को लेकर कर रहे हैं। तो ये मौका उपलब्ध कौन करा रहा है? बिल्कुल महागठबंधन उपलब्ध करा रहा है। आपने अब तक क्यों नहीं किया घोषणा? और फिर क्यों एक दूसरे के सामने बताया जा रहा है कि 6 सीटें ऐसी हैं जिसपे दोनों तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं बातचीत हो रही है? और जबकि आप लंबे समय से एक साथ बात कर रहे हैं, आपको मालूम था कि चुनाव में साथ साथ जाना है, तो ये सीटों का बंटवारा पहले आप क्यों तय नहीं कर सकते थे? तो बहुत सारे सवाल इस तरीके से लेकर उठ रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस में कुछ टिकटों को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब एक जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आरोप लग रहा है कि योगेंद्र यादव के कहने से कोई टिकट दे दिया गया, और जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उसने 2013 में था वो राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का ट्वीट किया था। अब उसने अब डिलीट किया जब वो ट्वीट जो था वायरल होने लग गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात वही होती है कि जब चुनाव में जा रहे होते हैं तो पिछली बातें भूलनी पड़ती हैं। तो इसलिए अब वो उसका जो ट्वीट लेकर जो लोग वायरल कर रहे हैं तो उनको भी शांति रखनी चाहिए। भाई कोई आदमी किसी समय था, पहले किसी पार्टी में था या किसी दल के साथ था, तो उस समय वो उसके विचार थे। और वैसे भी कहा जाता है राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। तो यही है। तो अब यही आज जो है स्थितियाँ दूसरी हैं, तो जो आज है उसको लेकर आप बात कीजिए ना। तो लेकिन होता ये अंशिता कि जो गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि यार इस व्यक्ति ने उस समय ये कह दिया था, अब ये पत्थर की लकीर हो गया, इसका तो यही विचार है। तो अब सोशल मीडिया पर जो तमाम जो कांग्रेस के समर्थक या किसी और के समर्थक जो होते हैं वो अब उन चीज़ों को लेकर दौड़ पड़ते हैं। तो ये समर्थक भी बड़ी बलाच की चीज़ होते हैं।
तो इन समर्थकों से भी जहाँ कहना पड़ता है कभी कभी भाई शांत रहो, उनका मसला है, उन्हें टिकट दिया, वो जाने क्या उन्हें नहीं मालूम हुआ कि ये व्यक्ति ने पहले क्या कहा था। तो लेकिन अब वो व्यक्ति अगर 2 महीना पहले या 4 महीना पहले आपकी पार्टी में शामिल हो गया और आप अगर उसे टिकट दे रहे हैं तो ये पार्टी ने अपने तय किया होगा, जिसको तय करना था उसका काम था, उसको करने दीजिए। तो मुझे जो लगता है एक विश्लेषक के नाते कि ये दोनों दलों के अपने शीर्ष नेतृत्व जो है उनका मतलब ये काम है कि वो अपने नीचे के लाइन को ये समझाएं कि इस पचड़े में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कहीं होंगे भी प्रत्याशी तो वो फ्रेंडली फाइट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, फ्रेंडली फाइट होती है, तो वो फ्रेंडली फाइट हो जाएगी कुछ सीटों पर। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर भी हुआ था। हाँ, महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर हुआ और झारखंड में भी एक सीट पर हुआ, तो इस तरह की चीजें हुई। तो जहां फ्रेंडली फाइट होगी वहां फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन लक्ष्य आपका क्या है? तो लक्ष्य आपका ये है कि किसी भी तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में जो है वो सत्ता से बाहर हो। तो उसको अगर बाहर करना है तो आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी, समर्थकों के स्तर पर भी और शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर भी। जी, और इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बड़ी बात कही है, एक सलाह दी है कि जल्दी से जल्दी तेजस्वी के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए। जो चीजें महाराष्ट्र में हुई वो बिहार में नहीं करनी है, यानी वो गलती नहीं दोहरानी है। तो ये भी बड़ी बात है कि पूरा जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं, यहाँ पर महागठबंधन तो सिर्फ बिहार के लिए, पूरे देश की अगर बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आए, और इसीलिए चाहे संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर एमके स्टालिन रहे हो या दूसरे जो राज्यों के जो गैर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके सीएम्स का भी आना जाना हुआ, अभी जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, तो पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है और बिहार की जो चुनाव है उस पर नजर बनाए हुए है। यही वजह थी कि केसी त्यागी के बयान पर तुरंत संजय राउत की तरफ से टिप्पणी आना, या प्रियंका चतुर्वेदी का भी हमने जिक्र किया, तो उन्होंने भी एक सलाह दी और बड़ी सलाह दी है। तो इस सब से पता चलता है कि बिहार का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आगे की राजनीति इससे तय होने वाली है। बिहार के चुनाव की अगर बात की जाए तो उससे पता चलेगा कि आगे यूपी में क्या होना है, और तुरंत जो बंगाल में होने हैं अभी जो है 2026 की शुरुआत में ही, उस पर भी नजर इस पर बनेगी, इसका असर वहां भी देखा जा सकता है। तो इन सब के बीच में महागठबंधन के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि दिलीप जायसवाल का हमने जिक्र किया, उन्होंने इस पर चुटकी ली। उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता देख रही है, जनता को पता चल रहा है कि जो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं ये क्या सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, हम दिलीप जायसवाल को सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ये कहने का मौका कैसे मिला। जनता और मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो महागठबंधन है, जब सीट बंटवारा में सिर फुटौल कर सकते हैं, माथा में माथा टकराना, तो ये सत्ता क्या चला सकते हैं। और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, रालोमो, हम और लोजपा ने सबसे पहले सीट शेयरिंग किया और उसके बाद हमने उम्मीदवार की घोषणा की। तो मतदाता अब इस बात को मान रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का संस्कार क्या है, जब 243 सीट का जो सही तरीके से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकता है, वो 14 करोड़ का बिहार क्या चला सकता है। इसीलिए एनडीए 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है और हम जो है फिर से एनडीए की सरकार बना रहे हैं। तो भी हमने दिलीप जायसवाल को सुना, और अमलेंदु जी हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अगर आज एनडीए महागठबंधन पर यह सवाल उठा पा रहा है या चुटकी ले पा रहा है, इस तरह का ये एक मैसेज जनता के बीच देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए एनडीए को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ खराब है, सब चंगा सी के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने सारे काम समय पर पूरे कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये अगर मौका आज मिला है तो ये महागठबंधन की ही तरफ से दिया गया है, क्योंकि बड़ी बात है, पहले चरण के नामांकन की वापसी का समय आ गया है, नजदीक है तारीख, और अभी तक आपने सीटों का ऐलान ही नहीं किया है। और अंशिता, देखिए सीटों का ऐलान नहीं किया है और ये आपने अवसर जो है वो खुद कराया, और देखिए किस तरीके से एनडीए ने अपने अंदर के झगड़े महागठबंधन की आड़ में छुपा लिए। जी, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल, यानी महागठबंधन ने चूंकि अभी सीटों की घोषणा नहीं की कि कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है, इसी की आड़ में एनडीए ने अपने अंदर के झगड़े होते हैं वो छुपा लिए कि नीतीश कुमार को लेकर क्या चल रहा है, नीतीश कुमार किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से ललन सिंह के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से संजय झा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से चिराग पासवान पर सवाल उठ रहे हैं। ये झगड़े छुपा लिए एनडीए ने
हमला करके महागठबंधन के ऊपर, क्योंकि महागठबंधन ने अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना तो बीजेपी और एनडीए को माहिर है। माहिर है, तो ये उन्होंने कर लिया। लेकिन फिर यही सवाल उठता है जो भी आपने कहा कि भाई ये अवसर आखिर उपलब्ध कराया किसने। तो जाहिर सी बात है कि ये महागठबंधन की कमजोरियां, उसकी वजह से एनडीए को ये अवसर मिल रहा है कि वो अपनी कमजोरियां छुपाकर आपके ऊपर हमलावर हुए हैं। लेकिन चूंकि अब चुनाव शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि जल्दी ही घोषणा भी हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है और नहीं लड़ रहा है, तो जो कम से कम उन सीटों की तो घोषणा कर ही देंगे कि जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। अब सुनने में आ रहा है, हम नहीं पता कि हमें नहीं पता कि नहीं, लेकिन ये अफवाहें इस तरह की हैं कि राजेश राम के खिलाफ जो है वो आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। तो अगर ऐसा है तो फिर गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर इस तरह की चीज़ कुछ होती है तो, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये शोशेबाजियां जो है होती रहती हैं सोशल मीडिया पर, ये उसी तरीके की शोशेबाजी है। लेकिन चूंकि अभी वहाँ 20 तारीख तक का समय है नॉमिनेशन का, तो हो सकता है इस बीच कुछ नई चीज़ भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर हम कहेंगे कि ये दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो आपस में बैठकर चीज़ें तय करें और अपने नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनको समझाएं कि भाई सोशल मीडिया पर ज़्यादा उछल कूद मत करो और जो तरीके से है वो काम करो। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जिसका जिक्र अभी अमलेंदु जी ने भी किया, कि जो चर्चा गरमाई हुई थी, अमित शाह ने जो एक बयान देकर एक तरह से एनडीए के अंदर घमासान ला दिया था, नीतीश कुमार की नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी थी, उन सब पर एक तरह से पर्दा डल गया और पूरे के पूरा एनडीए को मौका मिल गया है इधर महागठबंधन को घेरने का। तो इसी के चलते महागठबंधन पर अब सवाल उठ रहे हैं और महागठबंधन जल्द से जल्द ऐलान करे। इस तरह के उनके जो समर्थक हैं वो अब घोषणा, वो एक तरह से अपील भी कर रहे हैं कि जल्दी से जो ये चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से कि कुछ भी ठीक नहीं है, पूरा यहां पर दो फाड़ हो गए हैं, इस तरह के दावों पर जल्द ही उनको खारिज किया जाए, जल्दी से सीटों का ऐलान करके। तो इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और अब तय हो चुका है लगभग सारी चीजें, जल्दी ही घोषणाएं होने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच में पीएम मोदी अपने एक बयान के चलते विपक्ष के निशाने पर आ गए। बिल्कुल विपक्ष के निशाने पे आ गए। और इसके साथ साथ एक चीज और है अंशिता, कि चिराग पासवान अपना बयान देखकर अमित शाह जी का समर्थन करने के बाद फिर मिले हैं अमित शाह जी से और उनका विजुअल आ गया है, वो चित्र आ गया है। हम अपनी टीम से कहेंगे वो चित्र भी दिखा सकते हैं कि वो जाकर मिले हैं अमित शाह जी से और मुलाकातें हुई हैं। ये देखिए, ये बराबर में चित्र, ये इसके बाद है, मतलब बयान देने के बाद है। पहले बयान दिया है और उसके बाद जाकर अमित शाह को बताया है कि हमने आपका समर्थन कर दिया, आपका काम कर दिया, नीतीश जी को हमने गोली दे दी है, ये उन्होंने जाके समझा दिया है। अब जो आपने बात कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक मीडिया के कॉन्क्लेव में थे और उस मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने नक्सलवाद को लेकर बहुत सारी बातें कही और कहा कि अब नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा और कांग्रेस जो ऐसा करती थी वैसा करती थी, जो कि उनका एक रोना रहता है हमेशा कांग्रेस को लेकर, वो रोना उन्होंने रोया। उस रोने को लेकर जो है बहुत सारे सवाल जो है एक तरीके से उठे हैं और इसको लेकर अब जो छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने एक मीडिया के एंकर को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं इसी संदर्भ में। तो पहले तो हम सुनते हैं टीएस सिंहदेव को, फिर इस पर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को लेकर और प्रधानमंत्री पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, टीएस सिंहदेव को हम सुनेंगे। और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री को लेकर जो आपने कहा कि जब भी बीजेपी घिरती है या बीजेपी पर सवाल उठने लगते हैं या बीजेपी को लगता है कि वो पिछड़ रही है या उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो कांग्रेस की कमियों को गिनाने लगती है। ये उसकी पुरानी आदत है। चलिए अब टीएस सिंहदेव को सुन लेते हैं, क्या कुछ बोले हैं वो, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर पीएम मोदी क्यों घिर गए हैं। सदैव हम सबकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ रहीं जो हिंसा के शिकार हुए, जिनकी शहादत हुई। मैंने बताया कि उन परिवारों की संवेदना भी हमने सहन की जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे छत्तीसगढ़ के, और जैसी वारदात, नक्सली वारदात किसी राजनीतिक दल या समूह के साथ देश भर में कहीं नहीं हुई थी। शेष जहां तक बातें हैं, मैं एक समर्पण के संदर्भ में टीवी पर एक लोकल चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, बढ़ रहा है, उसमें देख रहा था विश्लेषण को और मुझे आश्चर्य हुआ कि उनमें अन्य सवालों में जो स्टूडियो में एंकर थे वो फील्ड वाले से पूछ रहे थे, शायद ठाकुर करके नाम था मीडिया पर्सन का, टीवी चैनल का जो बस्तर में थे,
और कुछ संगठनों का नाम लेके उन्होंने सवाल किया स्टूडियो वाले ने, तो फील्ड वाले ने वो तो जवाब नहीं दिया। ये स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए परिवार से थे जो जिन्होंने वहां समर्पण किया था नागपुर में। बाकी स्टूडियो के जो हमारे एंकर थे उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उस बात को आगे बढ़ा के किसी विवाद की स्थिति ऐसे समय में जबकि संतोष की स्थिति अभी बनी है नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ उस सवाल से। और आगे सोच समझ के नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये समय शायद उन बातों का नहीं है, लेकिन पहली बार मेरे जीवन में नक्सल समस्या, नक्सल हिंसा के संदर्भ में वो प्रश्न आया। मीडिया के उन साथी से वो जरूर, क्योंकि वो तो सार्वजनिक है, पूछना चाहिए कि वो सवाल का आधार क्या था उनका। तो इसका जवाब ठाकुर जी ने दिया कि उस पर तो शांत रहे, उनने एक शब्द नहीं बोला वो संगठन के संदर्भ में, लेकिन ये कहा कि उनके। तो अभी हम टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे, तो अब मैं आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी कि आखिर क्यों पीएम मोदी एक बार फिर अपने बयान पर घिर गए हैं और टीएस सिंहदेव ने जो इतनी सारी बातें की नक्सलवाद को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर, इस पर आपसे चाहूंगी चर्चा। हाँ, असल में जैसा मैंने बताया कि कल जो थे कार्यक्रम में थे प्रधानमंत्री, एक टीवी चैनल का वर्ल्ड समिट था उसमें थे, और उसमें उन्होंने घोषणा की कि भारत में माओवादी आतंकवाद का संकट अपने अंत के करीब है, और उन्होंने यह कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत गारंटी है कि देश जल्द इस खतरे से मुक्त हो जाएगा। और उन्होंने इसे माओवादी आतंक बताया जिसने लंबे समय से कई क्षेत्रों में भारत की प्रगति में बाधा डाली है। और फिर उन्होंने इसके लिए 2014 से बनी अपनी सरकार के प्रयासों को श्रेय दिया, जिसके कारण नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 125 से घटकर मात्र 11 रह गई है और केवल 3 ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, ये उन्होंने दावा किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें पिछले 75 घंटों में 303 नक्सली शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि बस्तर जो कभी नक्सलियों का गढ़ था उसके परिवर्तन पर जोर दिया और कहा कि अब बस्तर जो है वो अब बस्तर ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है और शांति और राष्ट्र की मुख्यधारा में वापसी का प्रतीक है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो इसको लेकर अब काफी ज्यादा प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में हैं कि आप जिसे नक्सलवाद का सफाया कह रहे हैं, उस नक्सलवाद के सफाये के नाम पर कितने बेगुनाह आदिवासियों की जान ली गई है, और जिसे आप नक्सलवाद से छुटकारा बता रहे हैं उसमें किस तरीके से वहाँ आपके मित्रों के लिए खदानें दी जा रही हैं, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो ये सीधे सीधे जो था वो सवाल उठाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने। अंशिता जी बिल्कुल, और इस पर चर्चा चली रही है, लेकिन इस सब के बीच में एक बार फिर बिहार की चर्चा करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने जो बयान दे दिया वो बयान अब बहुत ज्यादा गर्माता चला जा रहा है। उससे बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हैं और इस सब पर पहले तेजस्वी यादव ने चुटकी ली और अब जयराम रमेश का बयान आया है। एक बार सुन लेते हैं हम जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। भारत रूस से अब कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, और जहां तक उन्होंने दावा कर दिया कि डीएस्केलेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 52 बारी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया है, और ट्रेड और टैरिफ के हथियार को इस्तेमाल करके उन्होंने हस्तक्षेप किया और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। 52 बारी उन्होंने ये कहा है पिछले 4-5 महीनों में। प्रधानमंत्री मौनी बाबा के रूप धारण करके बैठे हुए हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 2 बार मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। तो भी एक बार पहले प्रधानमंत्री की, क्योंकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, तो पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के सहारे बिहार में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, पहले अमित शाह कहते हैं कि नेतृत्व में लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के चुनाव, और फिर सीएम को लेकर घोषणा नहीं करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके नीतीश कुमार को फिर साइडलाइन करके अपने बलबूते बीजेपी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो और उस पर ये जयराम रमेश का बयान, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश को साइड ही कर रही है। हाँ, बीजेपी नीतीश को कहीं साइड ही कर रही है, और जयराम रमेश ने कहा है कि जो कठपुतली मतलब एक तरीके से मुख्यमंत्री जो हैं वो हो गए हैं,
नीतीश कुमार जो है रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से चीफ मिनिस्टर हैं, ये कहकर जो है वो जयराम रमेश ने चुटकी ली है नीतीश कुमार को। तो ये भी हम लोग सुन सकते हैं कि जयराम रमेश ने किस तरीके से उन्हें कठपुतली मुख्यमंत्री कहा है। जी बिल्कुल, हम एक बार पहले जयराम रमेश का वो बयान सुनेंगे जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कठपुतली सीएम कह दिया है। सुनिए। दीपावली तो पर्व होगा, दूसरी दीपावली तो जीविका दिवस है, इस पे हो गया। दीपावली हो गई बिहार के लोगों की उसमें, और चौथी दीपावली कब मनेगी? 14 तारीख को एनडीए प्रधान बिहार की जनता जान गई है ये सब झूठे वादे हैं, ये सब जुमले हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को अलविदा करेंगे। आप देखेंगे महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। जमीनी स्तर पर लोग तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, गृह मंत्री कुछ भी प्रचार करें, जमीनी हकीकत को वो नहीं मिटा सकते। वो हकीकत ये है कि महागठबंधन वापस लाने में बिहार की जनता अपनी मन बना ली है। कुछ भी कहें, दावा लगाएं, कुछ भी वहां की बातें करते रहे महागठबंधन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, आरजेडी के बारे में, हमारे घटक दलों के बारे में, पर बिहार की जनता चुपचाप तरीके से वो जान चुकी है और जानती है कि नीतीश कुमार को वोट देने से बीजेपी को वेट देना है। वो तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। चलाने वाले जो बिहार की जनता बीजेपी है, रिमोट कंट्रोल तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। ये बिहार विधानसभा के लिए चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन सी पार्टी गठबंधन सरकार चलाएगी, उसके लिए जनादेश बिहार की पार्टियों के लिए नहीं है, ये दिल्ली के पार्टियों के लिए नहीं है। महागठबंधन को जरूर जनादेश मिलेगा, ये लिखा हुआ है, दीवार पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जयराम रमेश को भी हमने सुना, वो उन तमाम सवालों के एक तरह से जवाब देते नजर आए जो महागठबंधन पे इन दिनों उठ रहे हैं। जिस तरह से महागठबंधन में फूट के दावे किए जा रहे हैं, खींचतान के दावे किए जा रहे हैं, या अभी दिलीप जायसवाल को हमने थोड़ी देर पहले सुना था किस तरह से उन्होंने चुटकी ली और साफ साफ ये कह दिया कि जनता सब देख रही है कि ये लोग जब मिलकर एक सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं तो जनता या अगर इनको चुनकर लाती है तो सरकार कैसे चलाएंगे। ये बड़ा आरोप लगाया दिलीप जायसवाल ने। लेकिन अभी जयराम रमेश को जब हमने सुना तो उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से उनको साइड किया जा रहा है, किस तरह उनका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में बीजेपी इतने टाइम से लेकर बैठी है, ये सारी चीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि महागठबंधन को लेकर जो दावे हो रहे हैं वो असल में सारे दावे सिर्फ हवा हवाई हैं या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हम भी अभी चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी कि मुख्य मुद्दे जो हैं बिहार के, चाहे वो जंगल राज का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, और इसके साथ साथ एनडीए के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ महागठबंधन को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए निशाना ताकि एनडीए के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर जो है वो पर्दा डाला जा सके, तो इसके लिए इसको कर रहा है, मतलब ये सब किया जा रहा है, तो ये ठीक तौर के सामने आ गया। और अंशिता अब इसको मतलब जो महागठबंधन में चल रहा है इसको लेकर जाहिर सी बात है कि भाई वो अपनी बात करेंगे, उनको करना भी चाहिए, जो भी कुछ है वो ठीक अपना कर रहे हैं। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार में किसी एक जिले के कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी बनाए गए हैं, उन्होंने भी महागठबंधन को लेकर बात कही। तो भूपेश बघेल को भी हम सुन सकते हैं कि भूपेश बघेल किस तरीके से एनडीए पर हिट बैक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं कि महागठबंधन में क्या चल रहा है, एनडीए में क्या चल रहा है, और महागठबंधन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बातें हवा हवाई हैं, इस पर भी हमने लगातार चर्चा की, लगातार हमने बताया। और अब हम भूपेश बघेल को सुनते हैं क्या कुछ बोले हैं वो। नहीं लेंगे, अनाज नहीं लेंगे। देखिए, आज हम लोग ओढ़ा जा रहे हैं पूनम पासवान जी के नामांकन में, और उसके बाद गया जाएंगे, और मेरे साथ बिल्कुल तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार जी भी साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरती राजनीति करती है, उसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है। न देश उनसे चल रहा है, न राज्य उनसे चल रहा है, केवल नफरत फैला के वोट कबाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा उनको आता क्या है? किसी की यदि कोई गैस मिल रहा है
तो अपने घर से दे रहे हैं, जिसकी वो बात करते हैं। देश के नागरिक का हक है लेने का, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए तो मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन उसके नेता मुसलमानों को दामाद बना कर रखे। जितने बड़े नेता देखो सबके दामाद मुसलमान, बड़े बड़े नेताओं के गिन लीजिए। अभी बढ़िया ईद मिलन किए थे, सब बुलाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो ये स्थिति इनकी है, ये गाली देते हैं वोट लेने के लिए और बेटी देते हैं दामाद बनाने के लिए। बिल्कुल। तो अभी हम सुन लेते हैं टीएस सिंहदेव को, हमने पहले सुना, उसके बाद लगातार यहाँ पर बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है। और अभी हम भूपेश बघेल को सुन रहे थे कि महागठबंधन को लेकर, जयराम रमेश को भी हमने सुना किस तरह से महागठबंधन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत दावे हैं। और भूपेश बघेल ने भी उसी बात को साफ किया कि महागठबंधन के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करती है, बीजेपी सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने की राजनीति करती है, जबकि असल में बीजेपी के अंदर या एनडीए के अंदर ही चीजें ठीक नहीं चल रही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि उसकी आड़ में अपने अंदर की चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से चिराग पासवान अमित शाह का समर्थन करने के बाद फिर जाकर मिलते हैं अमित शाह से और फिर मतलब चित्र खिंचा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं उसको। मतलब एक तरह से जो बात हम कह रहे हैं अमलेंदु जी की नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, एक तरह से नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिया गया है, पूरी साजिश नीतीश कुमार के खिलाफ की गई है। वो तस्वीर जो चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात की आई है वो उस पर मोहर लगा रही है। बिल्कुल, वो उसी पर मोहर लगा रही है कि नीतीश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र एनडीए के अंदर ही चल रहा है और नीतीश के खिलाफ एक मोर्चा एनडीए में खुल चुका है और उसमें उनके कुछ अपने भी शामिल समझे जा रहे हैं। अब हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी चुप्पी तो यही कह रही है। चुप्पी ये कह रही है, जिस तरीके से अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं उसका संदेश यही जा रहा है कि ये भी नीतीश कुमार के खिलाफ उस मोर्चे में अमित शाह के साथ शामिल हो चुके हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। कांग्रेस के महासचिव हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने भी बिहार में महागठबंधन को लेकर कहा है कि वहां बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहा है गुलाम अहमद मीर ने, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, हम सुनते हैं पहले गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ बोला है, उसके बाद इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिहार में बदलाव होगा, जो वहाँ सरकार है बिहार की जनता ने तय कर रखा है कि हर हालत में 20 साल की डबल इंजन सरकार जो लोगों के लिए वहाँ काम नहीं कर पाई और उनको बदलने का फैसला लिया है। और इंडिया गठबंधन, खासकर मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने बिहार के लोगों के दिल जीते, जो उन्होंने हर महाज पर, वो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, माइनॉरिटीज हो, आज देश में मेरे ख्याल से तमाम जनता को रुख जो है वो राहुल गांधी की बात पर यकीन है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। वो पूरा रिसर्च करके जो बात भी उसने देश में खड़ा की, चाहे सरकार के मतलब नॉलेज में डाल दी, सरकार को सवाल खड़े किए, वो सवाल सारे सही पाए गए। एक एजुकेटेड लीडर होने का उन्होंने इस चीज का प्रूफ दिया और लोगों ने उसका प्रमाण दिया। आपके पार्टी लीडर विकास, तो अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस नेता को, लेकिन जैसे कि अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं अमलेंदु जी की बिहार का चुनाव इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरे इंडिया गठबंधन की निगाहें, किसी भी राज्य के कोई नेता हो, सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार में टिकी हुई हैं सबकी निगाहें, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और बिहार के साथ साथ अंशिता, बिहार का चुनाव जो है वो अमेरिका से भी अब संचालित हो रहा है और वो इस तरीके से अमेरिका से संचालित हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर एक दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। दो दावा पहले किया था, उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी किया, लेकिन उसमें ट्रंप का कहीं नाम नहीं था। सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कह दिया कि हम करेंगे। इसको लेकर जयराम रमेश ने बहुत तगड़ा कटाक्ष जो है वो किया है, बहुत तगड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किया है। वो ट्वीट हम दिखा सकते हैं, अंग्रेजी में वो ट्वीट है और हिंदी में आप बता देंगे कि ये जयराम रमेश क्या लिख रहे हैं। ये जी बिल्कुल, इसका हिंदी अनुवाद हम कर देते हैं। जयराम रमेश ने लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उनके अच्छे दोस्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल आयात कम करेगा, लेकिन जब भी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया है और अब जब वो कहते हैं कि भारत रूस से तेल आयात कम करेगा, तो उनका ये अच्छा दोस्त अचानक मौनी बाबा बन जाता है। इस बीच अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले साल की इसी अवधि के
$49.6 अरब की तुलना में बढ़कर $54.4 अरब हो गया है। एक जानकारी साझा की है जयराम रमेश ने और इसके साथ ही ट्रंप के बयान को एक बार फिर यहां पर हाईलाइट किया है कि किस तरह से वो बार बार एक ही दावा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने सीज फायर के समय पर किया था। और बार बार ये माना गया कि शायद इस बार पीएम मोदी आएंगे और इस दावे को खारिज करेंगे ट्रंप के। आपको याद होगा कि जिस दिन ट्रंप ने पहली बार ये दावा किया था उसके थोड़ी ही देर बाद देश को संबोधित किया था पीएम मोदी ने, लेकिन उसमें भी उन्होंने ट्रंप के दावे को खारिज नहीं किया था। इसके बाद संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया, लगातार पूछा वहां गया। ट्रंप का टी नहीं बोले और राहुल गांधी ने कहा भी कि तो ट्रंप का नाम ले लीजिए, तो हक पका गए, पानी पीने लग गए प्रधानमंत्री मोदी, यानी ट्रंप का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। अब जयराम रमेश का कहना अंशिता ये है कि पिछले 4-5 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने 52 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया था और वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 2 बार मिले, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ट्रंप 2 बार मिल चुके हैं, एक बार पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को अपने यहाँ बुलाकर दावत दे चुके हैं जी। और हमारे प्रधानमंत्री से उनकी क्या बातें हुई क्या नहीं अभी तक पता ही नहीं है। दावा कर दिया था उन्होंने कि बहुत कुछ बातें हुई हैं और फिर यहाँ से कहा गया कि कोई बातें नहीं हुई, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हम लोग सुन सकते हैं कि जयराम रमेश किस तरीके से ट्रंप के इस वक्तव्य को लेकर और प्रधानमंत्री की खामोशी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो हम सुन सकते हैं जयराम रमेश को। जी बिल्कुल, एक बार फिर जयराम रमेश को सुनते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने ट्रंप के इस बयान को लेकर जो उन्होंने दोबारा दिया है। भारत रूस से अब कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और जहां तक उन्होंने दावा कर दिया कि डीएस्केलेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 52 बारी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया है और ट्रेड और टैरिफ के हथियार को इस्तेमाल करके उन्होंने हस्तक्षेप किया और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। 52 बारी उन्होंने ये कहा है पिछले 4-5 महीनों में। प्रधानमंत्री मौनी बाबा के रूप धारण करके बैठे हुए हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 2 बार मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 2 बार मिलते हैं, एक तो उनको 2 घंटे की भोजन खिलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। अब पिछले 4 दिनों में 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जो खरीद रहा था पिछले 18 महीनों में वो नहीं खरीदेगा, वो कम करेगा और उसको खत्म भी कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, मौनी बाबा बनकर बैठे हुए हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, सब दुनिया भर की बातें प्रवचन करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, पर जब राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते। जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं 2 बार 3 दिन में कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। तो दुनिया भर की बातें करने वाले प्रधानमंत्री, प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री सुबह दोपहर शाम रात को इन बातों पर क्यों नहीं कुछ बोलते, इन पर क्यों चुप है? एक बार फिर जयराम रमेश हो या पूरी कांग्रेस हो, उसने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है यहां से जवाब नहीं जा रहा है और वहां से ट्रंप की तरफ से बार बार दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो सीज फायर को लेकर हो या फिर अब एक नया दावा, और उस दावे में भी एक बार नहीं उस बात को उसी तरह रिपीट किया जा रहा है जैसे कि सीज फायर के दौरान किया गया था। तो पीएम मोदी की चुप्पी एक बार फिर सवालों में है। एक तरह से कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी इसे माना जा सकता है कि आप कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को लेकर बार बार सवाल उठाते हैं, बार बार गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान किस तरह के दावे दूसरे देश कर रहे हैं लेकिन आप उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। हाँ, और देखिए कैसा पीआर मैनेजमेंट है कि किसी गायिका से राहुल गांधी के ऊपर हमला करा दिया जाता है, साहब गायिका कह रही है अरे भाई ट्रंप यहाँ 52 बार बोल चुका कि उसने सीज फायर कराया, आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि नहीं आपने नहीं कराया सीज फायर, तो कहिए ट्रंप को तो हिम्मत रखिए। तो ये हिम्मत का ही सवाल उठाया जा रहा है। तो जयराम रमेश भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, ट्रंप 52 बार बोल चुका है 4 महीने में, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और अब वो आपका ही नाम लेकर कह रहा है कि आपने वायदा किया है कि आप तो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, दूसरी बार ये वायदा कर दिया। हमारे विदेश मंत्रालय के बयान के बावजूद जो है वो ये दावा कर रहे हैं ट्रंप। तो विदेश मंत्रालय का बयान क्या मायने रखता है जब बात हो रही है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की बात हो रही है।
तो इन दो के बीच में विदेश मंत्रालय बेचारा क्या करेगा? उधर से ट्रंप दे रहे हैं बयान और यहाँ से हम विदेश मंत्रालय दे, यहाँ से विदेश मंत्रालय दे, तो यहाँ से भाई प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का नाम लेकर दिया जा रहा है तो, या फिर विदेश मंत्रालय अपना वक्तव्य जारी करता है तो उसमें कहे कि ट्रंप ने गलत बयानी की है, प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ वायदा नहीं किया है, तो वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं वो एक सैद्धांतिक प्रश्न है और ये उठेंगे ही इस तरीके के प्रश्न निश्चित। जी बिल्कुल, और इसी के तरह एक बार फिर चुनाव के बीच में पीएम मोदी बुरी तरह घिर गए हैं और ये ट्रंप के बयान पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए, लेकिन हर बार की तरह पीएम मोदी मौन है और इसी पर जयराम रमेश ने सवाल उठा दिया है। तो यहां पर पीएम मोदी के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है, लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरह नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे एनडीए ने मोर्चा खोला है, इस पर लगातार हमारी चर्चा चल रही है, लगातार इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। महागठबंधन में क्या चल रहा है इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर क्या दावे हैं, लेकिन उन दावे के पीछे की असल में सच्चाई क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की और आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।